हेलो फ्रेंड्स। हाइपोमेनिया के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो हाइपोमेनिया क्या होता है? हाइपोमेनिया अपने आप में एक वो सिम्टम है, लक्षण है, जिसमें कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, ऐसा एहसास होता है कि उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई है। तो जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी गतिविधियाँ हैं, इन सब चीज़ों में लगता है कि एनर्जी लेवल अब ज़्यादा हो गया है। जिस तरह से उनका मूड होता है, जिस तरह से उनकी एक भावनात्मक अवस्था होती है, इमोशनल स्टेट, वो भी बहुत एबनॉर्मली चेंज हो गई हैं, इस तरह से लगता है। तो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में कि जो हाइपोमेनिया है, ये किस तरह से मेनिया से डिफ़र करता है। देखिए, मेनिया में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई सीवियरिटी पर होती हैं। हाइपोमेनिया में सीवियरिटी थोड़ी सी कम होती है, गंभीरता इन लक्षणों की थोड़ी सी कम होती है। हाइपो का मतलब होता है कम। और मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिनसे कि जो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स हैं ये देखे जा सकते हैं, क्या इलाज होता है इनका, और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अगर मैं हाइपोमेनिया और मेनिया में बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो आप समझिएगा, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बताता हूं। मेनिया में सिम्टम्स जो हैं, लक्षण कम से कम 7 दिन के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। हाइपोमेनिया में सिम्टम्स कम से कम 4 दिन के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। मेनिया में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स के सिम्टम जो हैं उनकी सीवियरिटी इतनी है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ सकती है, लेकिन हाइपोमेनिया में ऐसा नहीं होता। हाइपोमेनिया में पेशेंट के सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते कि पेशेंट को अस्पताल में दाखिल किया जाए। मेनिया में क्या होता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स की सीवियरिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो पेशेंट हैं उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ, जो उनका फंक्शन है, जिस तरह से वो समाज में है या अपने प्रोफेशन में है या स्कूल कॉलेज में है, तो ये चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट हो रही हैं। हाइपोमेनिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो एक डे टू डे लाइफ है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। अब मैं लक्षणों की बात करता हूँ कि हाइपोमेनिया में किस किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। वैसे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल तो बहुत ज़्यादा होता ही है। तो जिस तरह से वो बात करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से बात करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा भी बात करेंगे। कई बार उनकी बातें समझ में ही नहीं आती कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जो उनके मन में विचार आते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी से आते हैं। आप समझिए कि बहुत अलग अलग टॉपिक्स को लेके, हर एक टॉपिक को लेके बहुत सारे विचार, सब कुछ इकट्ठा ही अगर मन में आ रहा है तो कितना मुश्किल होता होगा मैनेज करने में। उन विचारों को हम किस तरह से प्रोसेस करें, किस तरह से हम उन्हें फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें। तो वही वाली चीज़ होती है कि मन में बहुत एक फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहा होता है और फिर उसी तरह से जल्दी जल्दी से वो बोल रहे होते हैं। ऐसा भी होता है इनके अंदर कि एक जो सेल्फ़ एस्टीम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन्हें लग सकता है कि ये बिल्कुल सबसे सुप्रीम है, सर्वे सर्वा हैं, इन्हें बिल्कुल भी किसी तरह से हराया नहीं जा सकता, सब लोग इनके नीचे ही हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि इनकी नींद अफेक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा कम सो पा रहे हैं, लेकिन तब भी एनर्जी लेवल इनके बिल्कुल भरपूर हैं। ये भी देखा जा सकता है कि बहुत जल्दी ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका ध्यान बहुत जल्दी हट जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, फिर किसी और चीज़ पे जा रहा है, वहाँ से कहीं और जा रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है। ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। ये भी देखा जा सकता है कि ये किसी एक एक्टिविटी पे बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए हैं और पूरी तरह से घुस गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं फुल एनर्जी के साथ में। ऐसा भी पाया जाता है कि ये कुछ पर्पज़लेस मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे अपने हाथों को हिला रहे हैं, जैसे होता नहीं हम नर्वसनेस में करते हैं या जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है तब हम करते हैं, या अपने पैरों को लगातार हिला रहे हैं। तो कुछ एक इस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं कि पता लग रहा है कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, जो भी इनके अंदर विचार चल रहे हैं वो बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें कि बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा सकते हैं ये, कि जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बिल्कुल आगे बढ़ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शॉपिंग करने गए हैं तो बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया, अलग अलग तरह का, जो इनके काम नहीं आने वाला कभी भी लॉन्ग टर्म में, बस एक इम्पल्स में ख़रीद लिया। कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर ये एक तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं तो बस ड्राइविंग ही करते जा रहे हैं। अगर इनके मन में आ गया कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्होंने सब सारा का सारा पैसा जो है वो किसी भी जगह पे लगा दिया, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया।
मतलब कि जो एक तरह से इनके डिसीजंस हैं, उनमें ठहराव नहीं है उस टाइम पे जिस टाइम पे इन्हें हाइपोमेनिया का एपिसोड है, क्योंकि इनके विचारों में स्थिरता ही नहीं है। स्थिरता नहीं है तो फिर कैसे ठीक से सोच विचार करेंगे। तो बस जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल एक तरह से उसमें ऑब्सेस्ड होकर के बिल्कुल इम्पल्सिव वे में वो काम किए ही जा रहे हैं, ये वाली चीज़ भी देखी जा सकती है। हाइपोमेनिया में जो सिम्टम्स हैं ये कई बार महीनों भी रह सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि अपने आप ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर सिम्टम हैं तो ये अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं पेशेंट में, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से मेन ट्रिगर्स होते हैं जिनसे कि हाइपोमेनिया के एपिसोड्स जो हैं ये देखे जा सकते हैं। तो अगर आपके आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन है, हाइपर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है अगर आपके आसपास, तो ये अपने आप में एक ट्रिगर है। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, या बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, या बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, नॉइज़ है, या बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, तो उम्मीद हो जाती है कि हाइपोमेनिया के जो एपिसोड है ये अपने आप में प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये भी अपने आप में एक ट्रिगर है। अगर आपकी लाइफ में अभी अभी कोई मेजर बदलाव आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब चेंज हो गई है, या आपका शहर चेंज हो गया है, या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम जो है डायग्नोज हो गई है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, कोई भी इस तरह की अगर मेजर लाइफ इवेंट है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि हाइपोमेनिया का जो एपिसोड है ये अपने आप में दिखाई पड़ सकता है। एक चीज़ तो होती ही है कि जिन लोगों के अंदर ये आदत होती है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करना, या सब्सटेंस यूज़ करना, मतलब ड्रग्स वगैरह भी लेना, तो जिन लोगों में इनमें से कोई भी चीज़ है, ड्रग्स की, स्मोकिंग वगैरह की, या किसी भी तरह के नशे के पदार्थ की, अल्कोहल वगैरह की, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाइपोमेनिया का जो एपिसोड है ये देखा जा सकता है। ये अपने आप में सारे के सारे एक तरह से रिस्क फैक्टर्स आप कह सकते हैं, या ट्रिगर्स कह सकते हैं। हाइपोमेनिया में किस किस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि बस किसी दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन पे बहुत लंबी बात करी, फिर किसी और को फ़ोन किया, फिर किसी और को फ़ोन किया, इसी वाले लूप में चले गए, बस कि लोगों से बात ही किए जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बस अचानक से सफाई करनी स्टार्ट कर दी घर में, तो हर एक चीज़ को बस चमका दिया, सफाई ही किए जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ ओटीटी देखना स्टार्ट कर दिया मोबाइल पे या टीवी पे, और बस ओटीटी ही देखे जा रहे हैं। सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, 1 घंटे के लिए सोए, उसके बाद उठे फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा देखा जा सकता है कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें बस पूरी तरह से लग गए, 16-18 घंटे लगे पड़े हैं, और आपको ताज्जुब हो रहा है कि कैसे ये काम इतना कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि साथ साथ में एक प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर दिया, 20-21 घंटे अब काम कर रहे हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेस्ट कर रहा हूँ, और चाहे मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ और मुझे हराया नहीं जा सकता। वो वाली फीलिंग इनके मन में आ जाती है। विचार इनके बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं। अभी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सडनली शिफ्ट मार दिया, दूसरे टॉपिक पर पहुँच गए। देखा जाता है कि हाइपोमेनिया के एपिसोड के बाद जो पेशेंट है ना, उन्हें कई बार ठीक से मेमोरी भी नहीं होती, ठीक से याद भी नहीं होता कि मैंने क्या क्या किया था जब मुझे एपिसोड चल रहा था। देखा जाता है बहुत बार एम्बैरेसमेंट होता है। बहुत बार जब भी बताया जाता है कि आपने ये चीज़ें की थी, तो फिर अंदर से या तो कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की फीलिंग भी आती है कि अच्छा ये भी किया था, अच्छा ये भी किया था, या बहुत बार एम्बैरेसमेंट भी होता है। साथ साथ में एक बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होने की फीलिंग भी मन में आ सकती है कि अच्छा मैंने इन इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया था, मैंने ये काम कमिट कर लिए थे, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया था। क्योंकि अपने आप को ना विश्वास सा नहीं होता, क्योंकि मेमोरी बहुत ठीक से नहीं है, और उस टाइम पे जो हम काम कर रहे होते हैं ना वो हमारी रियल पर्सनालिटी भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, बहुत ज़्यादा नींद आए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है अगर जो हाइपोमेनिया है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पार्ट है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी रूप में देखी जा सकती हैं हाइपोमेनिया के एपिसोड के ओवर होने के बाद। अगर मैं कारणों की बात करूं, तो कारण बहुत सारे इसके हो सकते हैं। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है मेनिया के लिए या हाइपोमेनिया के लिए, या किसी भी किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए, जिनके परिवार में, जिनके एंसेस्टर्स में ये वाली चीज़ें रही हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके परिवार में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन की, उनमें चांसेस नहीं होते, बट उनमें चांसेस कम होते हैं देखा जाता है। साथ साथ में जिन लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, बहुत ज़्यादा एब्यूज़ रही है, या बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहना पड़ा है, लोनलीनेस में, बहुत ज़्यादा मतलब तनाव के माहौल में जो लोग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई है,
तो उन लोगों में भी देखा जाता है कि चांसेस इसके होने के ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स का जब इम्बैलेंस होता है किसी भी कंडीशन की वजह से, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपोमेनिया होने के। कई लोगों में स्लीप की प्रॉब्लम होने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से भी हाइपोमेनिया की जो कंडीशन है ये देखी जाती है। साथ साथ में कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं, कई तरह की दवाएं ऐसी होती हैं जिनको लेने की वजह से हाइपोमेनिया के सिम्टम्स कुछ एक पेशेंट में देखे जा सकते हैं। एक तरह का आप समझिए साइड इफ़ेक्ट हो गया। साथ में कई तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि हाइपोमेनिया देखा जा सकता है। कई तरह की जनरल फिजिकल मतलब ब्रेन रिलेटेड भी कंडीशन होती हैं जिनमें कि देखा जा सकता है हाइपोमेनिया। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक वाली कंडीशन है, ल्यूपस है, डिमेंशिया है या इंसेफेलाइटिस है, तो देखा जा सकता है कि हाइपोमेनिया हो सकता है पेशेंट को। मेंटल हेल्थ की बात करूं तो अगर कोई शाइजो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर की तो बात मैंने की ही थी, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, कोई सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, साइक्लोथाइमिया है, तब भी देखा जा सकता है कि हाइपोमेनिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हाइपोमेनिया की डायग्नोसिस डॉक्टर्स करते हैं, साइकियाट्रिस्ट करते हैं। आपसे पूरी तरह से बात करेंगे, आपके जो भी लक्षण हैं उन्हें पूरी तरह से समझेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं वो समझेंगे, आप कौन कौन सी दवाएं खाते हैं उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर आपको ठीक से एग्जामिन करेंगे। अगर लगेगा तो कुछ एक टेस्ट भी कराएंगे जिनसे कि कुछ एक सिमिलर कंडीशंस जो हैं वो रूल आउट हो सकें। तो हो सकता है ब्लड टेस्ट कराएं, हो सकता है साथ में ब्रेन की इमेजिंग वगैरह के टेस्ट भी कराएं। फिर इसकी जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल ही बनती है DSM-5 क्राइटेरिया के हिसाब से। जो भी ये सारे लक्षण होते हैं, जो मेन लक्षण हैं, अगर वो पेशेंट में प्रेजेंट हैं 4 दिन या उससे अधिक के लिए, तो फिर इसकी डायग्नोसिस बनती है। अब बात आती है हाइपोमेनिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और साथ साथ में साइकोथेरेपी भी इम्पॉर्टेंट है। साइकोथेरेपी एक तरह की टॉक थेरेपी होती है जिसमें जो थेरेपिस्ट हैं वो आपके साथ बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं जिनकी वजह से कि हाइपोमेनिया का एपिसोड जो है वो आप फेस करते हैं। तो आपको बहुत अलग अलग तरह की वो स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपके साथ डिस्कस करके कि किस तरह से आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, किस तरह से आप अपने अंदर जो भी प्रॉब्लमेटिक थॉट्स पैदा हो रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर किस तरह से आप जो हैं वो उनके कंट्रोल में खुद ना आ करके उन्हें एक दिशा दे सकते हैं कि वो जो हैं वो एक तरह से पॉजिटिविटी की तरफ में मुड़ जाएं। क्योंकि जो हमारे विचार हैं उन्हीं से हमारे एक्शन पैदा होते हैं। तो अगर हम अपने विचारों की स्टेज पर ही कंट्रोल पा सकेंगे ना, तो हमारे एक्शंस भी फिर कंट्रोल रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। अगर दवाओं की बात करूं हाइपोमेनिया में, तो डॉक्टर्स के पास चॉइस होती है। कई तरह के एंटीसाइकोटिक्स दिए जा सकते हैं, कई तरह के मूड स्टेबलाइजर्स भी दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है। तो उसी हिसाब से फिर अगर ऐसा लगता है कि टॉक थेरेपी के साथ साथ में मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो वो काम भी किया जाता है। इसमें ज़रूरी है पेशेंट के लिए कि अपना जो सोने का टाइम है वो निर्धारित रखें। ज़रूरी है कि डाइट जो है वो हमारी हमेशा बैलेंस्ड रहे, फुल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट हो और किसी भी तरह से कोई भी जो ये सब एडिक्शन वाला बिहेवियर होता है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, इन सब से पूरी तरह से दूर रहें। अगर फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको मना किया है शारीरिक गतिविधियां करने से, तो फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। उससे भी देखा जाता है कि हमारी बॉडी एक बैलेंस में रहती है और हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा पॉजिटिविटी के लूप में रहता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे दिन के आधे घंटे ही सही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। साथ साथ में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए कौन कौन से काम हैं जिनसे कि आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, उन चीज़ों में लगिए। कई लोगों को होता है कि कुछ म्यूज़िक सुना, कई लोगों को होता है मेडिटेशन कर लिया, कोई फ़िल्म देखी, कुछ किताब पढ़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिन्हें करके उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है। कई बार डीप ब्रीथिंग करके भी लोगों को अच्छा लगता है। कई बार लेट करके आंखें बंद कर ली और बस एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब मन में हम बहुत सकारात्मक दृश्य जो है वो देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ जिससे कि आपको फ़र्क पड़ता है, जिससे कि आपका मन जो है, आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, ज़रूर वो काम करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको हाइपोमेनिया का एपिसोड है, हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली से इस बारे में हमेशा ओपन अप रहें। आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी इस बारे में पता हो ताकि वो आपको ठीक से सब लोग सपोर्ट दे पाएँ। जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आएगी ना, तो उस टाइम
तो सपोर्ट की ज़रूरत होगी ही ना, कि लोग आपको समझ सकें, जो उस टाइम की आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में लोग आपकी हेल्प कर सकें, लोग आपको सही मार्गदर्शन कर सकें, सही तरह से आपकी केयर कर सकें। तो आपको इसमें जो आपका अपना एक इनर सर्किल है उसे इंक्लूड करके चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ये वाली चीज़ें मैं किसी से नहीं बताऊंगा वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत गलत धारणा है। इसमें आप अपने हमेशा जो एक इनर आपका एक जो कोर सर्किल है ना उसे इंक्लूड करके चलिए। साथ साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स जो भी आपको दवाएं कह रहे हैं, जिस तरह से भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, सब चीज़ें पूरी तरह से फॉलो करिए। डॉक्टर जितने दिन बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जो भी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, हर चीज़ को आप फॉलो करिए, किसी भी चीज़ को आप कम करके अपने मन में मत लीजिए। थैंक यू सो मच।